डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पैरामीशियम के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में। सबसे पहले है लोकोमोशन या गमन। पैरामीशियम में गमन पक्षमाभव की सहायता से होता है, यानी कि इसमें लोकोमोशन जो है वो सीलिया की सहायता से होता है। इस प्रकार के लोकोमोशन को सीलियरी लोकोमोशन कहते हैं या पक्षमाभी गमन कहते हैं। पैरामीशियम की स्पीड जो है 5 मीटर पर आवर की रेट से होती है, तो यह 5 मीटर प्रति घंटे की दर से सीलिया या पक्षमाभव की सहायता से गति करता है। पैरामीशियम के संपूर्ण शरीर पर 10,000 से 14,000 तक पक्षमाभ पाए जाते हैं, यानी कि इट्स बॉडी is surrounded by cilia and total number of cilia found on its whole surface is 10,000 to 14,000। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सीलिया का साइज जो है 10 to 12 माइक्रोन तक होता है और लोकोमोशन करते समय सीलिया जो है एक पेंडुलम के समान ऑसिलेशन करते हैं, यानी कि एक लोलक के समान दोलन गति करते हैं और प्रत्येक ऑसिलेशन में 2 स्ट्रोक पाए जाते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव स्ट्रोक, सेकंड है रिकवरी स्ट्रोक। तो फर्स्ट है इस इफेक्टिव स्ट्रोक या प्रभावी आघात। इस आघात के समय, इस स्ट्रोक के समय सीलिया रिजिड हो जाता है और इसके डिस्टल एंड पर या पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इस समय यह जल पर पतवार के समान तीव्र आघात करता है, तो यह पानी में जो है चप्पू के समान पीछे की तरफ आघात करता है और इस आघात के परिणाम स्वरूप पैरामीशियम आघात की विपरीत दिशा में यानी स्ट्रोक की अपोजिट साइड में आगे की तरफ बढ़ करके गति करता है। नेक्स्ट है रिकवरी स्ट्रोक या पुनः प्राप्ति आघात। तो इस समय सीलिया जो है वो शिथिल हो जाता है और यह अपनी प्रभावी जो आघात है उसके तुरंत बाद में प्रकट होता है और इस दौरान पक्षमाभ जो है धीमी गति से पुनः अपनी स्थिति में लौट आता है। तो लोकोमोशन इसका इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें 2 स्ट्रोक पाए जाते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक जिसमें कि सीलिया जो है रिजिड हो जाता है और इसका डिस्टल एंड जो है पीछे की तरफ मुड़ जाता है और जल में यह पतवार के समान काम करते हुए इसके शरीर को आगे की तरफ धकेलता है और रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया अपने पहले वाली स्थिति में वापस लौट आता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम में सीलिया दिखाया गया है, किस प्रकार से सीलिया इसकी बॉडी पे अरेंज है। और सेकंड जो है तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसमें सीलिया की जो मेटाक्रोनल रिदम है उसको दिखाया गया है, यानी अनुक्रमिक लय को दिखाया गया है। एक के बाद में एक सीलिया एकांतर क्रम में उसमें इफेक्टिव स्ट्रोक आता है और पीछे वाले सीलिया में रिकवरी स्ट्रोक आता है। सेकंड जो बी डायग्राम दिखाया गया है इसमें इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक को दिखाया गया है। इफेक्टिव स्ट्रोक जो है जिसमें कि सीलिया कड़ा हो जाता है, 7 नंबर से शुरू हो रहा है, इसमें 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक, और इसका दूरस्थ सिरा पीछे की तरफ मुड़ रहा है जिसके कारण यह एनिमल को आगे की तरफ धकेल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ है क्योंकि सीलिया पीछे की तरफ मुड़ रहा है। रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया पहले वाली स्थिति में वापस आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में 6 to 1 जो दिखाया गया है कंडीशन, उसमें सीलिया अपनी पहले वाली स्थिति में या रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। पैरामीशियम के सारे सीलिया जो है वो एक साथ में उनमें ऑसिलेशन नहीं होता है या स्पंदन नहीं होता है। पक्षमाभव का स्पंदन यानी कि सीलियरी ऑसिलेशन जो है वो मेटाक्रोनल रिदम के रूप में होता है। एक ट्रांसफर रो यानी अनुप्रस्थ पंक्ति के सीलिया एक साथ में ऑसिलेट करते हैं या स्पंदन करते हैं, अर्थात इनके स्पंदन में सिंक्रोनस
पाई जाती है, यानी तुल्यकालिता पाई जाती है। यानी कि एक ट्रांसफर रो के सारे सीलिया जो है वो एक साथ में उनमें ऑसिलेशन पाया जाता है, यानी कि सारे सीलिया एक साथ में इफेक्टिव स्ट्रोक में या रिकवरी स्ट्रोक में जाते हैं, यानी कि उनमें सिंक्रोनस पाया जाता है। अनुदैर्ध्य पंक्ति में अगर लॉन्गिट्यूडिनल रो की बात करें तो सीलिया में ऑसिलेशन जो है वो आगे से पीछे की तरफ अल्टरनेट ऑर्डर में होता है, जैसा कि अभी हमने इसमें ऊपर वाले डायग्राम में ए में देखा था। तो यहाँ पर अल्टरनेट रूप में होता है और इस प्रकार को मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं, अनुक्रमिक लय कहते हैं। तो पहला था सिंक्रोनस रिदम और दूसरा है मेटाक्रोनल रिदम। जंतु सीधे पथ के स्थान पर स्पाइरल पथ पर गति करता है। जंतु अपनी लंबवत अक्ष के बाईं ओर घूर्णन करता है। इस दौरान इसके जो ओरल सीलिया हैं उनका स्पंदन दूसरे की तुलना में अधिक तीव्र होता है। इस कारण से यह अपनी अक्ष पर सीधी गति नहीं करके एक साइड में घूम जाता है और सर्पिलाकार गति करता है या स्पाइरल पाथ का यूज लेता है। पैरामीशियम आगे गति करते समय ही सर्पिल पथ का प्रयोग करता है, लेकिन जब इसकी बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो यह एकदम सीधे पथ पर गति करता है। और सीलियरी लोकोमोशन के लिए एनर्जी एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। पैरामीशियम में सीलियरी लोकोमोशन का नियंत्रण न्यूरोमोटर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नीचे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, पैरामीशियम में सीलियरी लोकोमोशन के दौरान स्पाइरल पथ, तो जिधर की साइड में इसका ओरल ग्रूव है, मुख्य खांच है, उसके सीलिया ज़्यादा गति करते हैं। इस कारण से वहाँ पे एक वाटर करंट बना हुआ रहता है। इस कारण से वो वाली साइड जो है नीचे की तरफ झुक जाती है और इस कारण से यह पैरामीशियम जो है एक सीधे पथ की तुलना में यह स्पाइरल पथ पर लोकोमोशन करते हुए आगे बढ़ता है। पैरामीशियम में बॉडी कॉन्ट्रैक्शन या मेटाबॉली के द्वारा भी लोकोमोशन होता है। इस प्रकार की गति शरीर के सिकुड़ने व फैलने द्वारा होती है। इसके कारण यह किसी संक्रिय मार्ग से होकर के गुजर सकता है और इस प्रकार की गति में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य सहायक है। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन। पीछे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पैरामीशियम में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी प्राणी सम पोषण पाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो फूड है वो बैक्टीरिया जो है इसका मेन फूड है। इसलिए यह ऐसे जल में निवास करना पसंद करता है जहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो पर्याप्त संख्या में उपस्थित हो। बैक्टीरिया के अतिरिक्त यह एल्गी, प्रोटोजोआ आदि का उपयोग भोजन के रूप में करता है। एक पैरामीशियम 24 आवर्स में 20 to 50 लाख बैसिलस या कोलाई जो है उसको भक्षण कर लेते हैं या उसको खा लेते हैं। पैरामीशियम बर्सेरिया के एंडोप्लाज्म में एक सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला पाई जाती है। सहजीवी शैवाल जू क्लोरेला पाई जाती है। पैरामीशियम की यह स्पेसीज जो है जू क्लोरेला द्वारा जो उत्पादित भोज्य पदार्थ है उसका प्रयोग करती है। तो जो प्रोडक्शन जू क्लोरेला के द्वारा किया जाता है फूड मटेरियल का, उसको यूज़ में लेती है और स्टारवेशन के दौरान यानी भूखमरी के दौरान यह जाति जू क्लोरेला को भी पाचन कर लेती हैं, यानी कि उसको भी पचा जाती है। फीडिंग मैकेनिज्म। ओरल ग्रूव में पाए जाने वाले सीलिया बड़े आकार के होते हैं और इनके ऑसिलेशन के द्वारा बक्कल जो कैविटी है की ओर एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है और इस वाटर करंट के साथ में जलधारा के साथ में अनेक भोज्य पदार्थ भी ओरल ग्रूव की तरफ बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं। मास्ट के अनुसार अनेक प्रकार के पदार्थ जलधारा या वाटर करंट के द्वारा वेस्टिब्यूल तक पहुंचते हैं और वेस्टिब्यूल में इन कणों का सिलेक्शन किया जाता है और सेलेक्टेड फूड मटेरियल को बक्कल कैविटी में डाल देते हैं और बाकी बचा हुआ जो है तो इस प्रकार से
वह पथ जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को बक्कल कैविटी में डाला जाता है, इसको सिलेक्शन पथ कहते हैं। और जिस मार्ग से होकर के खाद्य पदार्थों को रिजेक्ट कर बाहर निकाल दिया जाता है उसको रिजेक्शन पथ या अस्वीकरण मार्ग कहते हैं। बक्कल कैविटी से होकर के फूड मटेरियल जो है वो साइटोस्टॉम से होकर के साइटोफेरिंग्स तक पहुंचते हैं और फेरिंग्स के अंतिम सिरे पर यह खाद्य पदार्थ जो है एक वैक्यूल में या दानी में परिवर्तित हो जाता है, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और पर 1 to 5 मिनट्स एक न्यू फूड वैक्यूल जो है वो यहाँ पर डेवलप होती रहती है। नीचे डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस ऑरल ग्रूव में वाटर करंट बना हुआ रहता है और वाटर करंट के द्वारा जो है इसके साथ में आने वाले खाद्य पदार्थ, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआंस ये जो है इसके फूड मटेरियल है। तो जब ये फूड मटेरियल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन होता है। जो फूड मटेरियल है उनको तो बक्कल कैविटी में डाल दिया जाता है और जो फूड मटेरियल नहीं है उसको रिजेक्शन पथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या वहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑरल ग्रूव की लोकेशन, इसके बाद में इसका वेस्टिब्यूल के नीचे बक्कल कैविटी, साइटोफेरिंग्स आदि साइटोस्टॉम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर फेरिंग्स के पिछले भाग के द्वारा प्रत्येक 1 से 5 मिनट में एक नई फूड वैक्यूल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। पैरामीशियम में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है क्योंकि यह एनिमल यूनिसेलुलर है। तो इसमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। यह पाचन फूड वैक्यूल्स में पूर्ण होता है, यानी जो है खाद्य धानियों में पूर्ण होता है। खाद्य रस धानियों में यानी फूड वैक्यूल्स के निर्माण होने के समय इनका जो मीडियम है वो एसिडिक होता है और फूड वैक्यूल में एसिड का सिक्रीशन वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स के रीजन के कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है और अम्लीयता के कारण भोज्य पदार्थों का जलीय अपघटन होता है और फूड वैक्यूल की परासरण सांद्रता यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। परासरण सांद्रता यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण फूड वैक्यूल के चारों ओर स्थित जो साइटोप्लाज्म है से तरल का इनफ्लो होता है, लिक्विड का इनफ्लो होता है और इस लिक्विड में लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम पाए जाते हैं। यह एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम द्वारा फूड वैक्यूल में डाले जाते हैं और फूड वैक्यूल में बाद में बेसिक या मीडियम हो जाता है, जो क्षारीय माध्यम हो जाता है। प्रोटीन का पाचन जो है, प्रोटीन डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है। फूड वैक्यूल में प्रोटीन के पाचन के द्वारा यानी प्रोटीन डाइजेशन के द्वारा एमिनो एसिड्स व कार्बोहाइड्रेट के पाचन के द्वारा डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन होता है। इस दौरान फूड वैक्यूल पूरे शरीर में एक फिक्स पथ पर गति करती है। इसको साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं। यह आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आप जीव द्रव्य भ्रमण से क्या समझते हैं या व्हाट इज साइक्लोसिस। यह खाद्य रस धानियों यानी फूड वैक्यूल पहले पीछे की ओर फिर आगे की ओर तथा यहाँ से पुनः पीछे की ओर गति करती है। इस गति के दौरान इनसे होकर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म द्वारा कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है साइटोपाइज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जीव द्रव्य भ्रमण को एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है और इस प्रयोग में कॉन्गो रेड यानी कॉन्गो रेड का मतलब है लाल रंग का स्टेन के द्वारा जो उपचारित दूध है उसको पैरामीशियम को दिया जाता है और एसिडिक मीडियम में यह स्टेन जो है लाल हो जाता है और बेसिक मीडियम में यह पहले पर्पल होता है और बाद में नीला हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसकी फूड वैक्यूल्स को या पैरामीशियम को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पर इसकी फूड वैक्यूल्स पहले रेड कलर की दिखाई देगी, उसके बाद में ये पीछे से जो आगे की तरफ जा रही है ये पर्पल दिखाई देगी और जो आगे पहुँच चुकी है वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट है इजेशन या बहिक्षेपण। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। पैरामीशियम में इजेशन साइटोपाइज के द्वारा होता है। फूड वैक्यूल जब
साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण के द्वारा गति करता है, तो उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका जीव द्रव्य के द्वारा एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण हो जाता है। वह यह आकार में छोटी हो जाती हैं। छोटे आकार की इस फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड मटेरियल भरा हुआ होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, श्वसन और उत्सर्जन। श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट रचना नहीं पाई जाती है। ये दोनों क्रियाएं शरीर की सतह से डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा भीतर प्रवेश करती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो फूड मटेरियल का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, और डिफ्यूजन के द्वारा ही CO2 का जल में वापस त्याग कर दिया जाता है। पैरामीशियम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से इसमें एक्सक्रीशन के लिए मुख्यतया प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त जो एक्सक्रीटरी इसका मटेरियल है उसका प्रोडक्शन होता है, और नाइट्रोजन युक्त जो इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल का त्याग जो है एक्सक्रीशन कहलाता है। यह मुख्यतया अमोनिया का त्याग करते हैं, इसलिए इसको अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। अमोनिया का त्याग भी जल में घुलित अवस्था के रूप में किया जाता है। इसके बाद में है इसका ऑस्मोरेगुलेशन या जल संतुलन। यह भी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पैरामीशियम एक फ्रेश वाटर एनिमल है, और जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में पानी जो है एंडोऑस्मोसिस के द्वारा प्रवेश करता रहता है। इस अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालना होता है, और इसको बाहर निकालना जो है इस क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन या जल संतुलन कहते हैं। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, संकुचनशील धानियाँ पाई जाती है। तो पैरामीशियम में भी एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जल शरीर के भीतर प्रवेश करता रहता है, और इसके साथ साथ भोजन के इंजेक्शन के दौरान भी जल की कुछ मात्रा भीतर प्रवेश करती है, और इस भीतर प्रवेश करने वाली जल की मात्रा को बाहर निकालने का कार्य पैरामीशियम में पाई जाने वाली दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है, और इस क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए पैरामीशियम की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में लयबद्ध तरीके से उसमें सिंक्रोनस जो है सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, और सिस्टोल और डायस्टोल जो है मायोफाइब्रिल्स के द्वारा होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर रेडियल कैनाल पाई जाती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि रेडियल कैनाल और इसका जो वेसिकल है इन दोनों में सिस्टोल और डायस्टोल की कंडीशन पाई जाती है। जब वेसिकल सिस्टोल की कंडीशन में होता है तो इसकी रेडियल कैनाल डायस्टोल की कंडीशन में होती है, और जब ये डायस्टोल की कंडीशन में होती है तो इसमें 3 पार्ट्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक तो इसकी जो है टर्मिनल पार्ट है, दूसरा इसका एम्पुला है, और तीसरा इंजेक्टर कैनाल है। और जब वेसिकल डायस्टोल कंडीशन में होता है तो रेडियल कैनाल सिस्टोल कंडीशन में होती है, तब यह एक समान ही दिखाई देती है। इसके तीनों अलग अलग पार्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके चारों और रेडियल कैनाल पाई जाती है। जब रेडियल कैनाल में डायस्टोल होता है, अनुशिथिलन होता है, तो उस समय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में सिस्टोल होता है या प्रकुंचन होता है। साइटोप्लाज्म से होकर के जल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर के रेडियल कैनाल के टर्मिनल पार्ट तक पहुंचता है, और यहाँ से जल एम्पुला और इंजेक्टर कैनाल से होते हुए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डाला जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। साइटोप्लाज्म से होते हुए वाटर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टर्मिनल पार्ट ऑफ रेडियल कैनाल, एम्पुला एंड इंजेक्टर कैनाल ऑफ रेडियल कैनाल से होते हुए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डाला जाता है। तो टर्मिनल पार्ट, एम्पुला एंड इंजेक्टर कैनाल, ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं रेडियल कैनाल के हैं। रेडियल कैनाल से जब जल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहुंचता है तो डायस्टोल की कंडीशन होती है और यह फूल जाती है, और अंत में यह पेलिकल के डोर्सल सरफेस पर स्थित पोर के द्वारा वाटर को बाहर की तरफ निकाल देती है। इसके पिछले भाग में जो पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऑसिलेशन की रेट जो है वो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से
तेज होती है, क्योंकि इसके पिछले भाग में साइटोफेरिंक्स के द्वारा अत्यधिक जल की मात्रा भीतर की तरफ प्रवेश करती है। क्योंकि इसकी साइटोफेरिंक्स पिछले भाग में स्थित होती है, इसलिए भोज्य पदार्थों के साथ में जल की अतिरिक्त मात्रा भी शरीर में प्रवेश करती रहती है। इस कारण से पोस्टीरियर पार्ट पर जो उपस्थित इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन की रेट जो है वो ज़्यादा होती है। पैरामीशियम में आधे घंटे में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा अपने बॉडी के वॉल्यूम के बराबर जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम में पैरामीशियम में श्वसन, उत्सर्जन और जलीय संतुलन यानी ऑस्मोरेगुलेशन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इसके अग्रभाग वाली दिखाई गई है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अंदर की तरफ वैक्यूल इन सिस्टोल कंडीशन दिखाई गई है। यह सिस्टोल कंडीशन में है, यानी कि इसमें संकुचन की अवस्था में है। और बाहर की तरफ रेडियल कैनाल्स दिखाई गई हैं जो कि डायस्टोल कंडीशन में है। सेकंड जो पोजीशन है यानी कि सी डायग्राम जो है, इसमें इसकी वैक्यूल जो है वो डायस्टोल कंडीशन में दिखाई गई है और रेडियल कैनाल सिस्टोल कंडीशन में दिखाई गई है। जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ब्रस्ट होती है, यानी कि इसका वेसिकल जब फटता है, तो इसके द्वारा जो जल है उसको पेलिकल की डॉर्सल सरफेस पर स्थित पोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का बताया गया है। रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ आ रही है। इसी प्रकार से इसमें एक्सक्रीशन का दिखाया है कि जो वाटर है वो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा बॉडी में प्रवेश कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बॉडी से वापस बाहर निकल रहा है। थैंक यू।